आज हम जिसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं वो है ब्रिटेन में विधि निर्माण या विधेयक बनाने की प्रक्रिया। तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले संसद का प्रमुख कार्य विधि अथवा कानून का निर्माण करना है। संसद प्रतिवर्ष सैकड़ों विधेयक पारित करती है। जब स्वयं कानून नहीं बनाती तब वह व्यवस्थापन का अधिकार प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से विभिन्न विभागों को दे देती है। विधि निर्माण के लिए संसद में एक निश्चित और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य होता है। इंग्लैंड में व्यवस्थापन के लिए अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति का आविर्भाव हुआ है तथा इस क्षेत्र में विश्व के अन्य देशों के लिए इंग्लैंड पथ प्रदर्शक सिद्ध हुआ है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि विधेयकों के प्रकार क्या होते हैं। तो विधेयक मोटे रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सार्वजनिक विधेयक और दूसरा है निजी विधेयक। जो सार्वजनिक विधेयक है उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो निजी सदस्यों के विधेयक और दूसरा है सरकारी विधेयक। फिर सरकारी विधेयकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है वित्त विधेयक और दूसरा है साधारण विधेयक। तो सबसे पहले जो हम इनको यदि परिभाषित करें तो सार्वजनिक विधेयक पारित कौन कौन से विधेयक किस किस प्रकार से सार्वजनिक विधेयक किस प्रकार से कैसा होता है। तो सार्वजनिक विधेयक वह होता है जिसका प्रभाव समस्त जनता या जनता के अधिकांश भाग पर पड़े, वो क्या कहलाता है, सार्वजनिक विधेयक। दूसरा है असार्वजनिक अथवा निजी विधेयक। तो असार्वजनिक विधेयक वह विधेयक होता है जिसका संबंध किसी स्थानीय क्षेत्र, निगम, नगर पालिका अथवा किसी विशेष हिस्से होता है। इसका प्रभाव क्षेत्र भी सीमित होता है। ऐसा विधेयक सर्वसाधारण से संबंधित नहीं होता, उसका संबंध सीमित संख्या के लोगों से होता है, इसलिए इसे असार्वजनिक अथवा निजी विधेयक के नाम से जाना जाता है। तीसरा है इसके अंदर वित्तीय विधेयक। तो वित्तीय विधेयक जिन विधेयकों का संबंध जैसे करारोपण से हो, कर सरकार द्वारा ऋण लेने देने या उन्हें वित्तीय धन विधेयक कहा जाता है। वित्तीय विधेयक केवल मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला है इसके अंदर अवित्तीय विधेयक। तो अवित्तीय विधेयक वो विधेयक होते हैं जिन विधेयकों का संबंध आय या व्यय से नहीं होता, उन्हें साधारण या अवित्तीय विधेयक कहा जाता है। अगला है इसके अंदर सरकारी विधेयक। इससे अभिप्राय उन सार्वजनिक या अवित्तीय विधेयकों से हैं जो मंत्रियों द्वारा रखे जाते हैं। और छठा है इसके अंदर गैर सरकारी विधेयक या प्राइवेट या निजी सदस्यों के विधेयक कह सकते हैं हमें। इनसे अभिप्राय उन सार्वजनिक अवित्तीय विधेयकों से है जो गैर सरकारी या निजी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इन विधेयकों का प्रभाव सर्वसाधारण जनता पर या जनता के अधिकांश भाग पर पड़ता है। तो इस प्रकार से हम इन विधेयकों को इन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सार्वजनिक विधेयक को पारित होने की प्रक्रिया क्या है। तो सार्वजनिक विधेयक दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ये पहली बात है। चाहे उसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए पर वे दोनों सदनों द्वारा स्वीकार किया जाता है। सार्वजनिक विधेयक को पारित होने के लिए निम्न व्यवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहला है विधेयक का प्रस्तुतिकरण। जो विधेयक का जो प्रस्तुतिकरण होता है कि विधेयक को किस तरह से संसद के सदन के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। तो ब्रिटेन के अंदर जो विधेयकों का प्रस्तुतिकरण तीन तरीके से होता है। सबसे पहला है कि साधारण प्रस्तुतिकरण। साधारण प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत विधेयक के प्रस्तावक को विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व किसी प्रकार का भाषण नहीं देना पड़ता। विधेयक को प्रस्तुत करने की लिखित सूचना वो सदन के क्लर्क को दे देता है और सदन का अध्यक्ष विधेयक को विधिवत प्रस्तुत करने के लिए उसे बुलाता है। वह स्वयं या लिपिक शीर्षक को सुना देता है। इस प्रकार से साधारण प्रस्तुतिकरण हो जाता है। दूसरा है इसके अंदर द्वितीय विधि द्वारा कि इस विधि द्वारा जो सरकार द्वारा उन महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए किया जाता है जो विवादपूर्ण होते हैं। इस विधि के अंतर्गत जो है प्रस्तावक तथा विपक्ष के एक सदस्य को थोड़े थोड़े समय के लिए इस बात का अवसर दिया जाता है कि प्रस्तावक विधेयक का उद्देश्य व उसका महत्व तथा विपक्ष उसकी आलोचना संक्षेप में सदन के सम्मुख रखे। तो ये द्वितीय प्रस्तुतिकरण है जिसे हम 10 मिनट वाला प्रस्तुतिकरण भी कह सकते हैं। और तृतीय प्रस्तुतिकरण वो होता है जो विधेयक की व्यवस्था पर
प्रकाश डालता है। इस विधि के अंतर्गत जो है प्रस्तावक अपने विधेयक के सिद्धांतों व लाभों को बताते हुए एक लंबा भाषण देता है तथा सदन में उस अपने विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखता है और विरोध करने वाले जो सदस्य होते हैं उस विधेयक का विरोध करते हैं और अंत में मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता है कि विधेयक को आगे भेजा जाएगा या विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो ये हो गया इसका विधेयक का प्रस्तुतिकरण, या हम इसको कह सकते हैं प्रथम वाचन। तो ये 3 प्रकार से होता है, साधारण प्रस्तुतिकरण, 10 मिनट वाला प्रस्तुतिकरण और विधेयक की व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला प्रस्तुतिकरण। उसके बाद शुरू होता है इसका द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन में जो प्रथम वाचन के कुछ दिन पश्चात निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विधेयक को सदन के सम्मुख द्वितीय वाचन के लिए लाया जाता है। इस विधेयक के सैद्धांतिक पक्ष पर बहस होती है। प्रस्तावक पक्ष अपने भाषणों में ये सिद्ध करने का प्रयास करता है कि विधेयक कितना जरूरी है और उसके क्या क्या लाभ होंगे, और विपक्ष ये सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि विधेयक कितना अनावश्यक है और उसमें क्या क्या हानि होगी। इस अवस्था पर विधेयक को आगे बढ़ने या वहीं पर समाप्त करने के संबंध में बहस होती है और अंत में उसमें जो है द्वितीय वाचन में यदि फिर उस पर बहस होने के बाद उस पर मतदान कराया जाता है और वहीं पर यह डिसाइड हो जाता है कि विधेयक आगे जाएगा या विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाएगा। यदि विधेयक के पक्ष में मत पड़ते हैं तो फिर विधेयक का अगला चरण शुरू होता है जिसे हम समिति स्तर के नाम से जानते हैं। दूसरे वाचन से पारित होने के बाद विधेयक समिति अवस्था में प्रवेश करता है। विधेयक के उपबंधों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए उसको किसी भी स्थायी समिति के पास भेज दिया जाता है, परंतु यदि विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है या विवादास्पद है तो वह सदन यह आदेश दे सकता है कि विधेयक को प्रवर समिति के पास ही भेजा जाए। सदन किसी भी साधारण विधेयक को किसी विशेष कारण से सारे सदन की समिति के पास भेज सकता है, परंतु ऐसा बहुत कम होता है। फिर विधेयक पर पूरी तरह छानबीन करने के बाद एक रिपोर्ट जो है समिति तैयार करती है, जिसे समिति का सभापति सदन के सामने रखता है। इसी को हम जो है अगले चरण के रूप में जानते हैं, जिसे हम प्रतिवेदन स्तर कह सकते हैं। इस अवस्था में विधेयक के बारे में समिति द्वारा तैयार किए प्रतिवेदन पर विस्तृत रूप से सदन में विचार होता है। यदि समिति ने किसी धारा को संशोधित किया है तो सदस्य या तो उसको अस्वीकार करते हैं या फिर अस्वीकार कर सकते हैं। इस अवस्था में विधेयक को प्रत्येक धारा पर गर्मागर्म बहस होती है। विरोधी दल सरकारी विधेयक का प्रबल विरोध करते हैं और विधेयक का विरोध करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। प्रत्येक धारा पर मतदान होता है और जो धाराएं बहुमत से पास नहीं होती उन्हें विधेयक से निकाल दिया जाता है। यदि सरकार समझती कि विधेयक अत्यावश्यक है तो समापन का सहारा लेती है। अगला फिर चरण इसका शुरू होता है तृतीय वाचन। जब विधेयक प्रतिवेदन अवस्था में से पास हो जाता है तो इसका तीसरा वाचन आरंभ होता है। इस अवस्था में विधेयक के मुख्य सिद्धांतों की एक बार पुनः चर्चा होती है। इस अवस्था में प्रत्येक धारा पर विचार नहीं होता। इस अवस्था में केवल शाब्दिक संशोधनों और उसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियों को दूर किया जाता है और विधेयक को पास करने के लिए मतदान करा दिया जाता है। मतदान की बात गिनती होती है और यदि उसके पक्ष में मत आते हैं तो उसको पास कर दिया जाता है। इस प्रकार से इसका तृतीय वाचन यहाँ से समाप्त हो जाता है। फिर विधेयक दूसरे सदन में जाता है। एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। वहाँ पर विधेयक फिर पूरी तरह से इसी प्रक्रिया से गुजरता है। वहाँ से पास होने के बाद यह सम्राट की स्वीकृति के लिए जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राजा की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राजा की स्वीकृति एक औपचारिकता है, उसे स्वीकृति देनी ही पड़ती है। सम्राट की स्वीकृति मिलने पर विधेयक एक अधिनियम या कानून बन जाता है। अभी तक ये है कि सम्राट जो है वीटो का प्रयोग करता है, लेकिन पिछले लगभग 150 सालों से सम्राट के द्वारा वीटो का प्रयोग नहीं किया गया है। अब यदि दोनों सदनों के अंदर मतभेद हो जाए तो क्या स्थिति होती है ये हम देखें तो कभी कभी किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। यदि दूसरा सदन विधेयक में संशोधन का सुझाव देता है तो विधेयक पुनः उसे प्रारंभ करने वाले सदन के पास भेज देते हैं, और यदि आरंभ करने वाला सदन संशोधन स्वीकार कर ले तो विधेयक राजा के पास हस्ताक्षर के लिए
भेज दिया जाता है। यदि विधेयक लॉर्ड सभा में प्रस्तावित हुआ है और कॉमन सभा ने उसे अस्वीकार किया है तो विधेयक का अंत कर दिया जाता है। यदि विधेयक कॉमन सभा में शुरू हुआ है और लॉर्ड सभा ने ऐसे संशोधन प्रस्तुत किए हैं तो कॉमन सभा को मान्य नहीं है। तो अब स्थिति 1911-1949 के संसदीय अधिनियम के पारित होने के पश्चात इस प्रकार है। यदि कॉमन सभा उसे 2 लगातार सत्रों में पारित कर दे और पहली बार विधेयक के दूसरे वाचन की तिथि और दूसरे बार विधेयक के तीसरे वाचन की तिथि से कम 1 वर्ष का समय यदि बीत जाए तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ समझा जाता है। इस प्रकार दोनों सदनों में मतभेद होने पर लॉर्ड सभा किसी साधारण विधेयक को केवल 1 वर्ष के लिए रोक सकती है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन के अंदर कानून निर्माण की प्रक्रिया चलती है। अब हम देखते हैं धन विधेयक के संबंध में जो किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, क्योंकि धन विधेयक और साधारण विधेयकों में अंतर होता है। साधारण विधेयकों की जो विधि प्रक्रिया है कानून बनने की वो अलग है और धन विधेयक की जो प्रक्रिया है वो अलग है। तो धन विधेयक अथवा वित्त विधेयकों के पारित होने में निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, धन विधेयक पहले कॉमन सभा में ही जाता है। वो कभी भी पहले लोक सभा से उसकी शुरुआत नहीं होगी, उसका प्रस्तुतिकरण हमेशा कॉमन सभा में ही होगा। धन विधेयक सरकार की ओर से ही प्रस्तुत होता है, क्योंकि धन विधेयक को हमेशा वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करता है। कॉमन सभा के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत विधेयक की धन विधेयक। अब यदि किसी विधेयक पर ये बहस हो जाए या विवाद हो जाए कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है, तो लोकसभा अध्यक्ष कॉमन सभा का जो अध्यक्ष है वो जिसको धन विधेयक बोल देगा वो धन विधेयक माना जाएगा और उस पर कोई विवाद नहीं होगा, उसका निर्णय अंतिम होता है। कॉमन सभा वित्त विधेयक की आलोचना कर सकती है, उसकी मांगों में कमी कर सकती है तथा उसमें वृद्धि नहीं कर सकती। द्वितीय वाचन के पश्चात वित्त विधेयक के लिए यह आवश्यक है कि उसे संपूर्ण सदन की समिति के विचारार्थ भेजा जाए। तो द्वितीय वाचन के पश्चात वित्त विधेयक जो है संपूर्ण सदन की समिति के पास विचार के लिए भेजा जाता है और वित्त विधेयक को पारित करने का अंतिम अधिकार कॉमन सभा को प्राप्त है। और अगला है इसके अंदर, वित्त विधेयक के बारे में सम्राट अपनी अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता, उसे हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। तो इस प्रकार से वित्त विधेयक जो है पारित होता है। तो हमने देखा कि ब्रिटेन के अंदर साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है और वित्त विधेयक के कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है। धन्यवाद।